हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईटेक्स हेल्पलाइन पर। और मैं आपका दोस्त और होस्ट सीए मोहित गुप्ता। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 206C1H को। आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के फाइनेंस एक्ट 2019 2, जो एनडीए 2 आने के बाद फाइनेंस बजट आया था, फाइनेंस एक्ट आया था। उसमें एक नया सेक्शन टीसीएस में टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में इंसर्ट हुआ था। सेक्शन 206C के अंदर नया क्लोज 1H इंसर्ट हुआ था, जो 1 अक्टूबर 2020 से अब उसकी एप्लीकेबिलिटी है। हो सकता है गवर्नमेंट उसकी एप्लीकेबिलिटी आगे बढ़ा दे, लेकिन अभी आज की डेट में जो सिचुएशन है कि 1 अक्टूबर 2020 से वो प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। तो 206C क्लोज 1H क्या कहता है? एवरी पर्सन बीइंग ए सेलर who receives any amount as consideration for sale of any goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakhs in any previous year other than the goods being exported out of India, goods converted into in subsection 1 or subsection F, subsection 1F or subsection 1G, shall at the time of receipt of such amount collect from the buyer a sum equal to 0.1% of the सेल कंसिडरेशन एक्सेडिंग 50 लाख रुपीस एज इनकम टैक्स। सो यहाँ पे इनकम टैक्स का ये सेक्शन क्लियरली कहना चाहता है कि प्रावधान 1H के अंदर अगर आप सेल्स ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व हैं, तो सेल ऑफ सर्विसेज आउटसाइड हो गया बिल्कुल इसके प्रीव्यू से। इफ यू आर डीलिंग इन सेल ऑफ गुड्स, और अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ऊपर की रिसीट्स आती हैं, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्स, इट इज टॉकिंग अबाउट रिसीट्स। अगर आपको 50 लाख से ऊपर की रिसिप्ट आती है, तो जो अमाउंट 50 लाख से ऊपर आपका क्रॉस करेगा, उसके ऊपर आपको 0.1%, 0.1% का मतलब हो गया दोस्तों 1 लाख रुपए के ऊपर 100 रुपए, 0.1% आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। 0.1% आपको टीसीएस उसके ऊपर कलेक्ट करना है। सो ये जो टैक्स कलेक्शन का जो इम्पोजिशन हुआ है, ये सेल्स ऑफ गुड्स में जो इन्वॉल्व हैं ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स, उनके ऊपर हुआ है, और उनको कलेक्ट करना है अपने डेटर्स से। जब जब उनके डेटर्स से उनको पैसा आएगा, तब तक उसके साथ उनको 0.1% का टीसीएस भी कलेक्ट करना है। और ये उन्हीं डेटर्स पे एप्लीकेबल है जिनके साथ उनका पूरे साल में जो रिसीट्स है वो 50 लाख से ज्यादा अगर मिलती हैं। तो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, जैसा कि हमें पता है कि टीडीएस और टीसीएस के रेट्स में 25% रिडक्शन किया था। तो अगर 1 अक्टूबर 2020 से ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है, तो अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 21 तक आपको 0.1% की जगह 0.075% कलेक्ट करना पड़ेगा अपने डेटर से। साथ ही साथ ये प्रोविजन कहता है कि अगर बायर पैन नंबर नहीं देता, जो आपका डेटर है वो अपना पैन नंबर नहीं देता, तो उस केस में आपको उस बंदे से 5% टीसीएस कलेक्ट करना है। अगर वो अपना पैन नंबर दे देता है या आधार नंबर दे देता है, तो उस केस में आपको 0.1% ही कलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको 5% उससे टीसीएस आपको कलेक्ट करना है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट the provision of this subsection shall not apply if the buyer is liable to deduct TDS under any other provision of this act on the goods purchased by him from the seller and has been deducted such amount। तो मान लीजिए आपका डेटर जो है, उसने अगर आपका टीडीएस काटा है, अगर आपके डेटर ने आपका टीडीएस काटा है, तो उस केस में भी आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। आपको टीसीएस उस केस में कलेक्ट करना है जहां पर आपके डेटर ने आपको एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज्यादा पैसे दिए हैं, उसने आपका टीडीएस किसी भी प्रोविजन में नहीं काटा है, और आपको टीसीएस 0.1%, और करंट फाइनेंशियल ईयर में 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में 0.075% आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने का मतलब यह है कि 1 लाख रुपए जो अगर आपके पास आते हैं, तो 1,100,000 रुपए आपको उससे कलेक्ट करने हैं। और करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1,75,000 रुपए आपको 1,75,000 रुपए कलेक्ट करना है। वो 75 रुपए आपको टीसीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। इसमें फर्दर ये क्लियरली मेंशन्ड है कि ये जो प्रोविजन है 206C1H वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? ये उस हर
एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल होगा जिसकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मींस फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 10 करोड़ या उससे ज्यादा थी। तो अगर आप सेल्स ऑफ गुड्स में हैं और आपकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और आपको किसी पर्टिकुलर डेटर से 50 लाख से ऊपर का पैसा अगर मिलता है तो आपको 0.1% का टीसीएस या 0.075% का टीसीएस उस पर्टिकुलर बंदे से कलेक्ट करना है और उसके पैन नंबर पर डिपॉजिट करना है। इस सेक्शन को रीड करने के बाद फ्रेंड्स कुछ डाउट्स माइंड में आते हैं कि क्या सभी प्रकार के लोग कवर हैं या कैसे कवर नहीं है। तो इसमें क्लैरिफाई किया गया है कि बायर मीन्स ए पर्सन who purchases any goods but does not include, who will not include, which buyer is not covered, central government, state government, embassy, high commission, legation, consulate, trade representation of foreign state, local authorities। तो अगर ये लोग आपके बायर्स हैं, ये लोग आपके डेटर्स हैं तो इनसे टीसीएस आपको कलेक्ट नहीं करना। इनके अलावा अगर हैं तो उनसे आपको कलेक्ट करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने इंपोर्ट किया है तो इंपोर्ट के ऊपर आपको टीसीएस पे करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो एक्सपोर्ट के केस में भी आपको अपने बायर से टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देन फ्रेंड्स टीसीएस की रिटर्न्स के बारे में मैं अगर 1 मिनट आपको बताऊं तो साल में 4 टीसीएस की रिटर्न्स जाती हैं क्वार्टरली बेसिस पे। जून क्वार्टर की टीसीएस रिटर्न 15 जुलाई को जाती है, सितंबर क्वार्टर की 15 अक्टूबर को जाती है, दिसंबर क्वार्टर की 15 जुलाई को जाती है और 31 मार्च की जो है क्वार्टरली टीसीएस रिटर्न है वो 15 मई तक आपको भरनी होती है। तो साल में 4 टीसीएस रिटर्न आपकी जाएंगी अगर आज के दिन आपके ऊपर टीसीएस का प्रोविजन नहीं लगता। फिर क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि गुड्स की डेफिनेशन क्या है। मेरा ये मानना है कि आप गुड्स की डेफिनेशन सीजीएसटी एक्ट से उठाइएगा, वहां पे गुड्स को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर है, other than money and securities but includes actionable claim, growing crop, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be served before supply or under a contract of the supply। तो गुड्स वही माने जाएंगे जो सीजीएसटी एक्ट में, जीएसटी एक्ट में गुड्स में कवर होते हैं। तो इसका मतलब जो आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं उसके ऊपर आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, उसके ऊपर वैसे भी टीडीएस का एक सेपरेट प्रोविजन चलता है। इसके बाद हमने बात कर ली कि 10 करोड़ से ऊपर अगर आपकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है तो ही ये लगेगा। अब करंट फाइनेंशियल ईयर से बात कर लेते हैं क्योंकि ये मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से लग रहा है 1 अक्टूबर से। तो उस केस में कैसे रहेगा दोस्तों, जो पैसे आपने 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 के बीच में कलेक्ट कर लिए उसके ऊपर टीसीएस का प्रोविजन नहीं आएगा। लेकिन जो सेल आपने अप्रैल से सितंबर में की और उसके पैसे अगर आपको अक्टूबर ऑनवर्ड्स में रिसीव हो रहे हैं और वो 50 लाख की कंडीशन फुलफिल्ड है तो आपको उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना है। और जो सेल आप 1 अक्टूबर के बाद करेंगे और उसके ऊपर फिर बाद में आपको पेमेंट जब रिसीव होती है तो उसके ऊपर भी आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। लेकिन जो सेल आप पहले कर चुके तो उस सेल के ऊपर, मतलब जो सेल जो आपकी 1 अक्टूबर 2020 से पहले कंप्लीट हो चुकी है और वो डेटर्स आपकी बुक्स में आउटस्टैंडिंग है 1 अक्टूबर को, तो उस मेरी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से उस कलेक्शन के ऊपर आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। आपको टीसीएस तब कलेक्ट करना है जब आपकी सेल 1 अक्टूबर के बाद हो और उसकी रिसीट भी 1 अक्टूबर के बाद आए। अगर रिसीट 1 अक्टूबर 2020 से पहले आ चुकी है तो भी आपको टीसीएस नहीं पे डिपॉजिट करना, और अगर आपकी जो है सेल 1 अक्टूबर से पहले हुई और रिसिप्ट बाद में आई है तो भी मेरे हिसाब से मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि उसके ऊपर आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि इस पे गवर्नमेंट के भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, हो सकता है क्लैरिफिकेशन आ जाए। देन फ्रेंड्स एक्सपोर्ट के ऊपर मैंने आपको बताया टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। प्रॉपर्टी सेल के ऊपर मैंने आपको बताया कि टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी क्योंकि उसके लिए सेपरेट सेक्शन है प्रॉपर्टी 194 IA। देन सॉफ्टवेयर सेल, क्वेश्चन उठता है कि क्या सॉफ्टवेयर को गुड्स माना जाएगा। सिंस सॉफ्टवेयर का टीडीएस जो है 194J में कटता है प्रोफेशनल कंसल्टेंसी कैटेगरी में, और साथ के साथ उसमें एक और एडिट क्लोज है कि सॉफ्टवेयर के ऊपर 1 टाइम टीडीएस कटता है जो किसी भी एक स्टेज पे कट जाए जिसके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर भी इस कैटेगरी में आपका फॉल नहीं करेगा। देन फ्रेंड्स दोस्त क्वेश्चन ये उठता है कि डेटर से मुझे पेमेंट नहीं आई बल्कि सेट ऑफ हो गई किसी और लेजर के साथ,
तो क्या उसके ऊपर मेरे को टीसीएस कलेक्ट करना है? बिल्कुल करना है दोस्तों। मेरे हिसाब से वो आपकी रिसिप्ट मानी जाएगी, टीसीएस आपको कलेक्ट करना है। अगर आपको एडवांस मिलता है अपने डेटर से और वो एडवांस स्पेसिफिकली ऑब्वियसली सेल्स ऑफ गुड्स के अगेंस्ट है, तो उस एडवांस के ऊपर भी आपको टीसीएस डिपॉजिट करना है। अगर आप को एडवांस मिला, आपने टीसीएस डिपॉजिट कर दिया और फिर वो एडवांस वापस रिटर्न हो रहा है क्योंकि सेल ऑर्डर कैंसिल हो रहा है, तो उस केस में दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर आपकी टीसीएस आपने गवर्नमेंट को अगर डिपॉजिट कर दिया है, तो उस केस में आप टीसीएस रिटर्न नहीं करेंगे, बल्कि आप वो टीसीएस गवर्नमेंट को जमा हो चुका है तो उसकी रिटर्न आप फाइल कर देंगे। लेकिन अगर वो टीसीएस आपने कलेक्ट किया और अभी तक गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो फिर आप टीसीएस का अमाउंट भी वापिस कर सकते हैं। देन क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि जो आपने सेल की वो अगर बैड डेट्स हो गया आपका, दोस्तों अगर बैड डेट्स हो गया तो मेरा ये मानना है कि बैड डेट्स के केस में टीसीएस डिपॉजिट करना नहीं बनता, क्योंकि पैसा मुझे नहीं मिला। लेकिन फ्यूचर में अगर वो बैड डेट्स रिकवर हो जाता है, तो जिस दिन वो रिकवर होगा उस दिन मेरे हिसाब से वो आपकी रिसिप्ट माना जाएगा और आपको उसके ऊपर टीसीएस पे करना पड़ेगा। देन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या टीसीएस मुझे बेसिक सेल वैल्यू पे कलेक्ट करना है या टोटल कंसिडरेशन रिसिप्ट पे कलेक्ट करना है? मेरी जो इंटरप्रिटेशन बनती है जीएसटी लॉ पढ़ने के बाद और इनकम टैक्स लॉ पढ़ने के बाद और ये प्रोविजन पढ़ने के बाद, कि टीसीएस आपको टोटल अमाउंट रिसीव्ड के ऊपर डिपॉजिट करना है फ्रेंड्स, विद जीएसटी। जो आपको प्राइस रिसीव होता है उसके ऊपर आपको टीसीएस कलेक्ट करना चाहिए। हालांकि इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन अभी गवर्नमेंट से पेंडिंग है, बट मेरा ये इंटरप्रिटेशन है कि उसके ऊपर आपको टीसीएस डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो आप किसी भी तरीके से अगर डेटर का अकाउंट सेट ऑफ करते हैं, चाहे दूसरी पार्टी के साथ, कोई और उसी बंदे की एंट्री के साथ, लोन के साथ, एडवांस के साथ, तो उसको वैलिड रिसिप्ट मान लिया जाएगा और उसके ऊपर आपकी लायबिलिटी बनती है टीसीएस डिपॉजिट करने की। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 206C क्लोज 1H। आपकी अगर कोई भी क्वेरी आती है इसमें टीसीएस के रिगार्डिंग, फील फ्री टू आस्क। वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।